हेलो फ्रेंड्स। तो जैसे कि मार्च की शुरुआत हो चुकी है, आज मार्च का पहला दिन है और हमारी होली आने में बस कुछ ही टाइम बचा हुआ है। और होली आएगी तो हम होली पे खाएंगे गुजिया। गुजिया तो सबके घर पे बनेगी और जो हमारे घर पे लोग आएंगे वो भी गुजिया खाएंगे। हम भी किसी के यहाँ मिलने जाएंगे तो भी गुजिया खानी पड़ेगी। तो हमें लगता है कि ज़्यादा कुछ गुजिया नहीं खाने से अच्छा है कि थोड़ा सा कोई ऐसा नाश्ता भी बना लीजिए ताकि अगर लोग गुजिया खाना अवॉइड कर भी दें तो आप उनके पास में कोई दूसरा ऑप्शन भी रख सकते हैं। तो कुछ ऐसा बना लीजिए कि जब आप मीठा खा कर के बोर हो जाएं तो आप उस चीज़ को ट्राई कर लें। तो चलिए उस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले ले लीजिए आप साबूदाना। आपको साबूदाना छोटा वाला बिल्कुल भी नहीं लेना है, बड़ा वाला साबूदाना लेना है जो कि आप खिचड़ी या फिर बड़ा बनाने में यूज़ करते हैं, वही वाला लेना है। इसके बाद में उसको आप एक दो बार साफ़ पानी से धुल लीजिए। धुलने से इसमें अगर थोड़ी सी भी डस्ट पार्टिकल होंगे तो वो निकल जाएंगे और ये पूरी तरीके से साफ़ हो जाएगा। इसके बाद में आप इसमें पानी डाल दीजिए। पानी आप लेवल तक नहीं रखेंगे, वो आप खिचड़ी बनाने के लिए रखते हैं। साबूदाने के लेवल से आप ज़्यादा पानी रखिए और इसको रात भर भीगने के लिए छोड़ दीजिए। जब ये पूरी रात भीगेगा तो ही ये अच्छे से फूल करके रेडी हो पाएगा। तो आप पूरी रात इसको भिगाइए, रात में रख दीजिए। जब पूरी रात भीग जाए तब आप सुबह इसको चेक कर लीजिए। और सुबह चेक करने के बाद में यदि आपको लगता है कि इसमें पानी कम है तो आप इसमें पानी डाल दीजिए। लगभग में 1 या 1.5 इंच ऊपर आप इसमें पानी रखिएगा, तभी आपके साबूदाना बनने के लिए परफेक्ट बैटर बन के तैयार होगा। इसके बाद में आपका जितना साबूदाना है आप उसके हिसाब से नमक ले लीजिए। और हाँ, थोड़ा नमक कम लीजिएगा क्योंकि पापड़ में साबूदाना के ज़्यादा नमक अच्छा नहीं लगता है, इस वजह से आप थोड़ा कम रखिए। मैंने तो यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच भर के नमक डाला है और उसको 2 से 4 मिनट अच्छे से चला लीजिए ताकि जो आपका नमक है वो सारे साबूदाना के साथ में अच्छे से मिक्स हो पाए। इसके बाद में मैंने यहाँ पे स्पाइसेस में सिर्फ और सिर्फ चिली फ्लेक्स यूज़ किया है। चिली फ्लेक्स से थोड़ा सा इसमें स्पाइसनेस आ जाएगी और ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। अब आप फिर से इसको 2 से 4 मिनट के लिए चला लीजिए ताकि नमक की तरह आपकी जो मिर्च है वो भी सब में अच्छी तरह से मिक्स हो सकें। इसके बाद में आप इसको धीमे धीमे से पका लीजिए। और हाँ, पकाते वक्त इसको लगातार ज़रूर चलाइएगा क्योंकि अगर आपने एक बार इसको चलाना बंद कर दिया तो ये तली में चिपक सकता है। इस वजह से अब आप इसको चलाते रहिए। अब देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी बॉयल होना स्टार्ट हो गया है और इसमें से आप देख सकते हैं कैसे धुआं निकल रहा है। तो इस वक्त आपका अब साबूदाना पकना स्टार्ट हो गया है। इसके बाद में अब आप इसको थोड़ा रुक रुक कर भी चला सकते हैं क्योंकि अब ये तली में नहीं लगेगा। इसके बाद में आप इसको बीच बीच में चेक करते रहिए कि आपका साबूदाना पका है या फिर नहीं पका है। अभी आप एक चीज़ देख सकते हैं कि हमारा जो साबूदाना है उसके दाने आपको नज़र आ रहे हैं, यानी कि ये पूरी तरह से कम्प्लीटली पका नहीं है और लगभग में कुछ दाने यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंट भी दिख रहे होंगे। तो हमें इसको अभी तब तक पकाना पड़ेगा जब तक कि लगभग में इसके सारे दाने यानी कि 80% तक ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाते। तो अब देखिए हम इसको थोड़ा सा गैस को तेज़ करके इसको फटाफट से पकाएंगे क्योंकि ये जल्दी से पक करके रेडी हो जाए। तो इसके बाद में आप गैस का फ्लेम तेज़ कर लीजिए और इसको चलाते रहिए सावधानी पूर्वक ताकि ये बर्तन से बाहर ना निकले और ना ही गिरे। तो देखिए ये कितने अच्छे से पक रहा है और हमारा चिली फ्लेक्स इसमें पड़ चुका है। तो देखिए ये कितना अच्छा कलर में भी दिख रहा है। अब ये थोड़ा सा इसका जो पानी है यानी कि ये जो पूरा मटेरियल है ये थोड़ा सा येलो कलर का भी हो गया है हल्का हल्का, क्योंकि हमने यहाँ पर चिली फ्लेक्स को डाला था। अब आप देख सकते हैं लगभग में हमारे सारे दाने पक कर के ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। अब आपको इसमें साबूदाना अलग अलग दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो इस तरीके से लगभग में हमारा जो पानी रखा हुआ था वो भी आधा इंच के लगभग कम हो चुका है। आप देख सकते हैं जितना मैंने पहले रखा था अब उससे कम इसमें सारा मटेरियल हो चुका है, यानी कि पक भी चुका है।
अब आप अपने हिसाब से इसको गाढ़ा या पतला कर लीजिए। अगर आपको गाढ़ा लग रहा हो या पतला लग रहा हो तो उस हिसाब से आप इसको थोड़ा कम ज़्यादा भी पका सकते हैं। इसके बाद में आपको लेनी है एक ट्रांसपेरेंट पन्नी। आपको इसको कागज़ या कपड़े में बिल्कुल भी नहीं डालना है। पापड़ आप कपड़े में डाल सकते हैं, लेकिन आपको ये वाला पापड़ सिर्फ और सिर्फ पन्नी में ही डालना है, और कागज़ में तो कोई भी पापड़ मत डालिएगा, क्योंकि वो कागज़ उसमें चिपक जाता है। तो हमने यहाँ पे ली थी एक ट्रांसपेरेंट पन्नी, जिसको मैंने बाहर धूप में डाल दिया था। फिर इसके बाद उसको पानी से मैंने गीला करके कपड़ा पोंछ लिया था अच्छे से, ताकि वो बिल्कुल साफ़ हो जाए, क्योंकि हम इस पे पापड़ डाल रहे हैं। अगर उसमें ज़रा सा भी डस्ट पार्टिकल आ जाएगा तो वो इसका जायका ख़राब कर सकता है। इस वजह से हमने यहाँ पे इसको गीले कपड़े से पहले पोंछ लिया था, फिर सूखे कपड़े से भी पोंछ लिया था। इसके बाद में हमने यहाँ पे लिया था सरसों का तेल। वो मैंने यहाँ पे पूरी पन्नी में सरसों के तेल को हाथ की हथेलियों से फैलाते हुए लगा दिया था। इसके बाद में एक हमें बड़ा चम्मच लेना है, और चम्मच लेने के बाद में आपको ऐसे राउंड राउंड शेप में इसको गिराते जाना। आपको इसको फैलाना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इसको ज़्यादा फैला देंगे तो ये बीच से सूखने के बाद में चिटक जाएगा, और फिर आपके पापड़ का शेप अच्छा नहीं आएगा। तो आप बस इससे ऐसे डालिए ताकि वो गोल गोल शेप में दिखे। इस तरीके से आप एक एक करके सारे पापड़ को फैला दीजिए। देखिए हमारे लगभग में सारे के सारे पापड़ फैल चुके हैं। तो अब मैंने जब सारे पापड़ डाल दिए हैं, तो अब हम इनको रख देंगे धूप में, और एक पूरा दिन धूप में सुखाने के बाद में मैंने इनको उचाड़ लिया था। एक साइड से भी ये गीले थे और एक साइड से हल्के हल्के सूख चुके थे, तो मैंने इनको रात में उल्टा करके रख दिया था। इसके बाद में मैंने अगले दिन इसको दूसरी तरफ से सुखाया है, क्योंकि एक साइड से ये सूख चुका था। तो आप भी ऐसा करिए। फिर देखिए 2 दिन सुखाने के बाद में ये कुछ इस तरीके से दिखने लग गए थे। तो मैंने सोचा आपको मैं ये भी दिखा दूं कि एक दिन के बाद ये कितना सूखते हैं और अगले दिन के बाद में ये कितना और सूख जाते हैं। तो देखिए 2 दिन बाद तो सूखे नहीं थे। तो मैंने जब इनको तीसरे दिन फिर से एक बार धूप में डाला था, तो फिर मुझे इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा लगा। तो मैंने इसके बाद में समझ लिया था कि अब जो हमारे पापड़ हैं वो 3 दिन में ही सूख करके बनेंगे, एक दिन में बिल्कुल भी नहीं सूखते हैं। आप जैसा कि इसमें देख रहे हैं, एक साइड से सूखा हुआ था, फिर अगले दिन दूसरे साइड से सूखा था। फिर जब मैंने 3 दिन सुखा लिए थे, तो ये पूरी तरह से, आप चाहें तो इनको 4 दिन भी सुखा लीजिए, इनके बीच से एकदम कड़क कड़क आवाज़ आने लग जाएगी। अगर आप दोनों को आपस में टच करेंगे तो आवाज़ आनी चाहिए, इतना आपको सुखाना है। तो देखिए जब ये सूख जाएंगे तो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट भी हो जाएंगे। इसके बाद में अगर आपको चेक करना हो तो आप एक प्लेट में 2-4 साबूदाना के पापड़ ले लीजिए। इसके बाद में अगर आपको पापड़ भूनने हैं तो सरसों का तेल सबसे अच्छा होता है। इसके अलावा और आप कोई भी तेल मत यूज़ कीजिए। तो मैंने यहाँ पे सरसों का तेल लिया है, उसको अच्छे से गरम कर लिया। इसको भूनने के लिए आपको मीडियम हाई टेम्परेचर पे ऑयल करना होता है। इसके बाद में आप 1 बाय 1 करके इसमें डाल के भून लीजिए। अगर एक साथ आप ज़्यादा डालेंगे तो हो सकता है ये उतने अच्छे से नहीं भुने। आप इनको एक साइड से भूनिए, फिर पलट करके दूसरी साइड से भून लीजिए। इसके बाद आप इसको जाली में निकाल करके इसका सारा का सारा ऑयल रिमूव कर दीजिए। इसके बाद ही ये आपको खाने के लिए रेडी होगा। तो देखिए यहाँ पर मेरा एक पापड़ भून करके रेडी हो गया है। अब इसी तरह से मैंने यहाँ पे एक साथ 2 पापड़ भूनने का भी ट्राई किया था। तो मैंने यहाँ पे एक साथ 2 पापड़ डाले हैं, तो मुझे लगा एक साथ 2 पापड़ भी मेरे अच्छे से भुन गए थे। बस इनको इतना ही आपको ध्यान रखना है कि जब ये एक तरफ से भुन जाएंगे तो आप इनकी साइड टर्न कर दीजिए, ताकि ये दूसरी साइड भी अच्छे तरीके से भुन सकें। इसके बाद में आप इसको जाली वाले चम्मच से निकाल लिएगा, ताकि ऑयल बिल्कुल भी ना रहे। आप चाहें तो इसको टिश्यू पेपर में भी निकाल सकते हैं। टिश्यू पेपर में निकालेंगे तो इसका सारा ऑयल टिश्यू पेपर में चला जाएगा, और आपके जो पापड़ हैं वो बिल्कुल भी ऑयली नहीं लगेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे सारे पापड़ भुन करके रेडी हो गए। ये देखिए देखने में भी कितने अच्छे लग रहे हैं, और ये इतने सॉफ्ट बने थे कि अगर आप ट्राई करेंगे तो आप भी बताएंगे कि ये
कितने अच्छे बनते हैं। अगर आप पापड़ को हाथ में लेंगे और हथेली और उंगलियों के बीच में दबाएंगे तो ये बहुत ही आसानी से हाथ के बीच में मैश हो जाता है। देखिए